अस्सलामुअलैकुम। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे जब ज्यादातर इसराइल के लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक एयर रेड सायरन बजने लगते हैं और कुछ ही देर बाद हजारों रॉकेट्स बरसने लगते हैं इसराइल के शहरों पर। इसराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि 2200 रॉकेट्स फायर किए गए और हमास ग्रुप का कहना है कि 5000 रॉकेट्स फायर किए गए। 500 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग जख्मी हुए। बताया जाता है कि यह आज तक का सबसे खतरनाक अटैक है इसराइल पैलेस्टीन वार में। हमास ग्रुप ने रॉकेट्स के अलावा मल्टीपल अटैक्स किए हैं, जमीन से, समंदर से और हवा से भी। इसराइल गाजा बॉर्डर पर जो बाउंड्री वॉल लगी है उसको गिराया गया एक बुलडोजर से। बहुत सारे पैलेस्टीनियन इसराइल में घुसते हुए देखे गए, कुछ मोटरसाइकिल्स पर, कुछ गाड़ियों में और कुछ पैलेस्टीनियन हैंगिंग ग्लाइडिंग की मदद से इसराइल में घुस गए और समंदर से स्पीड बोट्स पर भी हमास ग्रुप के लोगों ने इसराइल पर हमला किया। बहुत कुछ हुआ इस दिन में। इसराइल गाजा बॉर्डर पर एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया, बहुत सारे लोगों को मारा गया और एक इसराइली टैंक को भी कैप्चर किया गया। और बॉर्डर के आसपास जो गांव है उनमें हजारों को बंदी बनाया गया। ढेरों इनोसेंट सिविलियंस को मारा गया हमास ग्रुप के द्वारा और इसराइल ने रेस्पॉन्स में एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी। इतना सब हो जाने के बाद इसराइल ने भी गाजा में एयर स्ट्राइक्स कर दी और वहां पे भी हजारों की तादाद में इनोसेंट सिविलियंस मारे गए, जिस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड रखा गया। इसराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने एक ऑर्डर पास किया कि गाजा में बिजली की सप्लाई काट दी जाए जो कि इसराइल से होते हुए गाजा पहुंचती है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, सिटीजन्स ऑफ इसराइल, वी आर एट वॉर। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमास ने एक बहुत बड़ी गलती की, इसराइल इस वॉर को जीतेगा। जो अटैक हमास ने किया इसराइल के ऊपर, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड और इसको लीड किया जा रहा है हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल देफ के द्वारा। यह है मोहम्मद अल देफ। यह इसकी बहुत पुरानी फोटो है। ये आज कैसा दिखता है और कहाँ है ये कोई भी नहीं जानता। उसका कहना है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसराइल ने पैलेस्टीनियंस पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है। रिसेंटली अप्रैल 2023 में इसराइली फोर्सेस ने अल अक्सा मस्जिद पर रेड कर दी और 400 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस को अरेस्ट किया। उस वक्त रमजान का महीना चल रहा था, इसलिए हमास ग्रुप ने इस मिशन का नाम अल अक्सा फ्लड रखा। इस वक्त एक जो बड़ा टॉकिंग पॉइंट रहा है वो ये है कि क्या इसराइल के पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था जो कि इन एयर स्ट्राइक से इसराइल को प्रोटेक्ट कर सकता था। इसका जवाब है हाँ। कहा जाता है कि इसराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है। ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में एक है। अगर कोई इसराइल के ऊपर रॉकेट्स फायर करता है तो यह आयरन डोम सिस्टम लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने डिफेंस में यहाँ से रॉकेट्स फायर करता है और उन रॉकेट्स को हवा में ही इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय करता है और अपने देश को प्रोटेक्ट करता है। मगर यहाँ पे हमास ग्रुप के द्वारा 5000 रॉकेट्स फायर किए गए। 20 मिनट के अंदर ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा। यूं तो इसराइल के पास दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद। इसके बारे में कहा जाता है कि इनके इन्फॉर्मर्स पैलेस्टीनियन मिलिट्री में भी घुसे हुए हैं, लेबनान में है, सीरिया में है और दुनिया के अलग अलग देशों में भी है। पास्ट में देखा गया है कि मोसाद ने बहुत सारे ऑपरेशन को फेल किया जो कि उनके खिलाफ होने वाले थे। कहीं पे गर्ल्स का इस्तेमाल करके, कहीं पे गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकर्स लगा के और कहीं पे मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करके। इसराइल की नेवी का जो हेड था इली मैरोन ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा फेलियर है गवर्नमेंट का। उन्होंने कहा कि पूरा इसराइल पूछ रहा है कि कहाँ है आईडीएफ, कहाँ है पुलिस और कहाँ है सिक्योरिटी। इसराइल ऑफिशियल का कहना है कि ऑलरेडी एक मेजर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई इस इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर। अब सवाल यह है कि इतनी पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद कैसे फेल रही इस अटैक को डिटेक्ट करने में। दूसरा, इसराइल पैलेस्टीन वॉर कब और क्यों शुरू हुआ, आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं। यहाँ पे देखिए द टाइम्स ऑफ इसराइल में छपी हुई इस न्यूज को, जिसमें लिखा है इजिप्ट इंटेलिजेंस ने इसराइल को बार बार कहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, मगर इसराइल इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसको इग्नोर किया। यही होता है कि जब किसी को अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस होता है। देखो, कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज डेंजरस। नो डाउट मोसाद एक बहुत पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है, मगर अगर उसने इजिप्ट इंटेलिजेंस की ये वार्निंग सुनी होती तो ये सब कभी ना होता। ये बात है 1048 BC की। उस टाइम में किंगडम ऑफ इसराइल हुआ करता था। यहाँ पे सिर्फ ज्यूज लोग रहते थे और इस किंगडम ऑफ इसराइल की जो कैपिटल थी वो थी जेरूशलम। उस वक्त इसराइल का जो किंग था, किंग सोलोमन, उसने जेरूशलम में ज्यूज के लिए एक टेम्पल बनाया जिसका नाम टेम्पल माउंट रखा। बाद में 63 BCE में रोमन एम्पायर इसराइल को इन्वेड करता है और टेम्पल माउंट को तोड़ देता है। इसकी सिर्फ वॉल बचती है और जेरूशलम में जो ज्यूज थे उनको मारा जाता है और वहां से भगाया जाता है। ज्यादातर जो ज्यूज थे वो इसराइल को छोड़कर यूरोप भाग जाते हैं और कुछ वहीं पर रहते हैं। इसके बाद 638 AD में अरब आर्मी ऑफ उमर रोमन एम्पायर को हराती है और इसराइल को अपने कंट्रोल में लेती है। इस टाइम तक सारे ज्यूज इसराइल को छोड़कर चले गए थे। जब अरब आर्मी के कंट्रोल में इसराइल आता है तो जहाँ पे ज्यूज का टेम्पल था
वहाँ पे बनाया जाता है डूम ऑफ द रॉक, और उससे थोड़ी दूर अल अक्सा मस्जिद बनाई जाती है। मस्जिद अल अक्सा वहाँ पे बनाई जाती है जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, और जिस पत्थर पर पैर रख के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की तरफ गए थे, वहाँ पे बनाया जाता है डोम ऑफ द रॉक। तो ये हो गया डोम ऑफ द रॉक, ये हो गई अल अक्सा मस्जिद, और ये हो गया वेस्टर्न वॉल। ये जो पूरा एरिया है इसे जूस टेम्पल माउंट बोलते हैं, और जो मुस्लिम्स है वो इसको बोलते हैं हरम अल शरीफ। दुनिया में अगर जूस कहीं पे भी होंगे तो वो इसी टेम्पल माउंट की तरफ मुंह करके पूजा करते हैं। और मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है। किबला अव्वल मतलब मुसलमानों का पहला किबला, जिसकी तरफ मुंह करके मुसलमान नमाज पढ़ते थे। ये जेरूसलम तीनों रिलीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जूस बोलते हैं कि जेरूसलम हमको दे दो, और क्रिश्चियंस बोलते हैं नहीं हमें दे दो, और मुसलमान बोलते हैं नहीं हमें दे दो। इसीलिए ये लड़ाई आज तक चलती रही। फिर यहाँ से हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1914 में। 1914 में जब वर्ल्ड वार 1 शुरू हुआ तो जो जूस इसराइल से यूरोप चले गए थे उनको यूरोप में भी मारा जाता है और वहाँ से भगाया जाता है। फिर इस अफरा तफरी में ब्रिटिशर्स एंट्री मारते हैं और जूस को बोलते हैं तुम हमें वॉर में सपोर्ट करो, हम तुम्हें इसराइल देश वापस दिला देंगे, और एक डिक्लेरेशन साइन करते हैं जिसका नाम बेलफोर डिक्लेरेशन रखा गया। इस डिक्लेरेशन में लिखा जाता है द मैजेस्टीज गवर्नमेंट विल विथ फेवर द एस्टेब्लिशमेंट इन पैलेस्टीन ऑफ द नेशनल होम फॉर द जूस पीपल। फिर 1918 में जब वर्ल्ड वार खत्म होता है और ब्रिटेन जीत जाता है, इसके बाद ब्रिटिशर्स उस डिक्लेरेशन के तहत जूस को पैलेस्टीन में वापस लाते हैं। मगर जब जूस को वापस लाया जा रहा था तो जो अरब्स थे उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। 1919 से 1923 के बीच में ईस्टर्न यूरोप से 30,000 जूस पैलेस्टीन में वापस आते हैं। 1924 से 1926 के बीच में पोलैंड से 50,000 से ज्यादा जूस पैलेस्टीन में वापस आते हैं ब्रिटिशर्स की मदद से। ये जो जूस थे इनको दुनिया के हर साइड से भगाया जाता था, इसीलिए इनके पास कोई और रास्ता नहीं था पैलेस्टीन जाने के अलावा, क्योंकि जूस का कहना है कि ये उनके एंसेस्टर्स का लैंड है। इसके बाद होता है वर्ल्ड वार 2। इसमें भी जूस ब्रिटेन का खुल के सपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड वार 2 की तबाही के बाद सारे देश मिलकर एक यूएन बनाते हैं ताकि लड़ाई को रोका जा सके। इस टाइम यूएन में उन्हीं की चलती थी जिन्होंने वर्ल्ड वार को जीता था। इसी का यूज करके ब्रिटिशर्स ने वो बेलफोर डिक्लेरेशन यूएन में दे दी और कहा कि जूस को एक अलग देश मिलना चाहिए पैलेस्टीन में। इसके बाद यूएन में फैसला होता है कि पैलेस्टीन को 2 टुकड़ों में बांटा जाए। जो पैलेस्टीनियन है उनको पैलेस्टीन देश दिया जाए और जो जूस लोग हैं उनको पैलेस्टीन में ही एक अलग देश बना के दिया जाए जिसका नाम इसराइल होगा। और जो जेरूसलम है उसको किसी को ना दिया जाए, उसे यूएन के कंट्रोल में रखा जाए। यूएन ने जो ये पार्टीशन किया था इससे जूस लोग बहुत खुश थे, मगर अरब कंट्रीज बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अरब कंट्रीज मतलब इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरबिया, यमन, इराक ये होती है। इस टाइम यूएन में जब वोटिंग हुई सारी जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज थी उन्होंने इसराइल के फेवर में वोट किया, मगर सिर्फ एक नॉन मुस्लिम कंट्रीज ने पैलेस्टीन के फेवर में वोट किया। गेस कर सकते हो कि वो नॉन मुस्लिम कंट्री कौन थी? वो थी इंडिया। जी हाँ, इंडिया ही एक ऐसी कंट्री थी जिन्होंने कहा था कि पैलेस्टीनियन उसको दे दो और जूस के लिए कुछ और देखो। यूएन के इस फैसले के बाद सारी अरब कंट्रीज मिलकर इसराइल पर हमला करती है। पूरी दुनिया यह सोच रही थी कि अरब कंट्रीज इसराइल को आसानी से हरा देगी, मगर इसका उल्टा हुआ। इस छोटे से इसराइल ने सारी अरब कंट्रीज को एक साथ हरा दिया और जो लैंड इसराइल को यूएन ने दिया था उन्होंने उससे ज्यादा लैंड को अपने साथ जोड़ दिया। यूएन ने जो लैंड दिया था वो ये है कि जो आप व्हाइट में देख रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई के बाद इसराइल ने इस सारे एरिया को अपने साथ जोड़ दिया। इसके बाद 1964 में अरब देशों ने मिलकर इजिप्ट के अंदर एक मीटिंग की जहां पे उन्होंने पीएलओ बनाई, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पीएलओ का मेन काम था पैलेस्टीन को इसराइल से वापस लेना। फिर 1967 में अरब कंट्रीज फिर से एक बार अटैक करती है इसराइल पे, मगर फिर से इसराइल इस वार को जीत जाता है और सारी अरब कंट्रीज को अकेले ही हरा देता है और इस वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर भी कब्जा करता है। फिर यहाँ पे यूएन बीच में पड़ता है और इसराइल को पीछे हटा देता है। इसके 2 साल बाद 1969 में यासिर अरफात पीएलओ का चेयरमैन बनता है। इसके बाद पीएलओ ने बहुत सारे अटैक्स किए इसराइल पे। पीएलओ के जो ज्यादातर फाइटर्स थे वो लेबनान में रहते थे, तो इसराइल ने बिना कुछ सोचे समझे लेबनान पर अटैक कर दिया और 18,000 से भी ज्यादा लोगों की इस अटैक में जान जाती है। इससे पीएलओ काफी वीक हो जाता है। पीएलओ और इसराइल के बीच में ये लड़ाई काफी सालों तक चलती रही। बाद में 1993 में एक पीस ट्रीटी साइन की जाती है पीएलओ और इसराइल के बीच में, जिसका नाम ओस्लो एकॉर्ड था, जिसमें लिखा जाता है कि इसराइल को गाजा और वेस्ट बैंक का जो एरिया है वो पैलेस्टीन को वापस देना होगा और यासिर अरफात इस पैलेस्टीन का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। दोनों देश इसके लिए मान जाते हैं। फिर 13 सितंबर 1993 व्हाइट हाउस लॉन में दोनों देश एग्रीमेंट भी साइन करते हैं। यहाँ से सबको लगता था कि अब इस एरिया में पीस होगा, मगर इस एग्रीमेंट के साइन करने के बावजूद इसराइल कुछ भी फॉलो नहीं करता और जो डेडलाइन दी गई थी गाजा और वेस्ट बैंक को वापस करने की उसको भी इसराइल ने फॉलो नहीं किया। अब जो पैलेस्टीन की जनता थी उन्होंने पीएलओ पर उंगली उठाना शुरू कर दी और यहीं पे एंट्री हो जाती है हमास की।
पैलेस्टीन के जो रेडिकल लोग थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम हमास रख दिया। ये हमास इसलिए वजूद में आया क्योंकि पीएलओ इसराइल से अपना हक मांगने से डरता था। इसके बाद जो भी पीस की बात करता उसको मार दिया जाता था। एक टाइम पे जब इसराइल सॉफ्ट हुआ तो उनके पीएम को असैसिनेट किया गया। इस पीएम का नाम यित्ज़हाक रैबिन था और जब पीएलओ ने पीस की बात की तो वो दिन ब दिन वीक होता गया और हमास स्ट्रांग होने लगा। इसी वजह से इन दोनों देशों के बीच आज तक लड़ाई चलती रही और इन सब में जो इंडिया का स्टैंड रहा है वो काफी मिक्स रहा है क्योंकि 1947 में इंडिया ने खुल के पैलेस्टीन का सपोर्ट किया, लेकिन आगे चल के इंडिया ने इसराइल को भी सपोर्ट किया। इससे पहले जब यूएन में वोटिंग होती थी तो इंडिया पैलेस्टीन के फेवर में वोट करता था, मगर 2014 के बाद इंडिया ने वोट ही नहीं किया। और तो और नरेंद्र मोदी इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर है जो कि इसराइल चले गए 2017 में और 2018 में पैलेस्टीन भी चले गए और यासिर अरफात की कब्र पर श्रद्धांजलि भी दी थी क्योंकि इंडिया के लिए अरब और इसराइल दोनों इंपॉर्टेंट है। हमास जो कि एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अभी एक शिया ऑर्गेनाइजेशन भी सपोर्ट कर रही है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, जिसने लेबनान से इसराइल पे रॉकेट्स फायर किए। तो रही बात हमारी, हम तो यही चाहते हैं कि दुनिया में हर जगह पीस कायम हो जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि पैलेस्टीन ने जो अटैक किया इसराइल पे बहुत अच्छा किया और जो ये कहते हैं जो इसराइल ने अटैक किया उन्होंने बहुत अच्छा किया, वो ये बात याद रखो कि दूर रहकर बहुत आसान होता है वार मॉन्गरिंग करना। वार की सिचुएशन उनसे पूछो जिनके अपने इस वार में फंसे हो। हम सबको सिर्फ एक ही बात सोचनी है कि हम सब इंसान है, कोई जानवर नहीं। उन आम पैलेस्टीनियन लोगों ने क्या किया और उन आम इसराइल के लोगों ने क्या किया, आप अपने आप को इस सिचुएशन में रख के देखो। हमेशा इस डर में रहना कि पता नहीं कब कौन सा रॉकेट कहां से आ जाए और हमारे मकान पे गिर जाए। लास्ट में हमारा तो यही कहना है कि वोट फॉर पीस। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। बाय।